ये रिजल्ट चुनावी जो जमीनी हकीकत है उससे दूर हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं। ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है कि भाजपा की सरकार बनवा दी गई है। अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में इतना बहुमत है, इतने लोग अगर आपके पास में हैं, तो आप एक बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। आपको डर किस बात का है? जिस पार्टी के एक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव आयोग को पार्टी बना के पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर निर्णय देते हुए कहा उसके पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया ईवीएम पे कि ईवीएम से पता नहीं लगती कि वोट हमने दी है, वोट हमारी पड़ी भी है नहीं पड़ी, किसको गई है। सिर्फ एक व्यक्ति के सवाल उठाने पर जर्मन की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बंद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए, और आज वही पार्टी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं कराना चाहती, ईवीएम को लागू करना चाहती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी को देश के लोगों की इतनी सपोर्ट है, जिनका बड़ा गुणगान किया जाता है, एक बार वो पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती है? एक बार वो पार्टी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। नहीं, आप गुजरात पुलिस बुला रहे हैं, और गुजरात पुलिस का सिपाही, उसका पूरा चरित्र समझ में आ जाता है जो बुलाया गया। वो गुजरात पुलिस का सिपाही कहता है कि आएगा तो योगी ही। जिस तरीके से जो पूरा रिजल्ट आया है, क्या लगता है सर उसमें कहां कमी रह रही होगी, कहां चूक हो गई सर आपको? नहीं, कमी हमारी कोई नहीं है, चूक हमारी कोई नहीं है। हां, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव हरा दिया, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले भी इस बात का संदेह था, और हम लगातार इस बात को कह रहे थे। और 9 फरवरी को जैसे ही मेरे पास में सूचनाएं कंफर्म आई, सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी कि कहां किस किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करने जा रहे हैं, क्या सारी चीजें होंगी। और जब हम पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए पहुंचे हैं, बनारस पहुंचे हैं, तो वहां मैंने डिटेल में वो सारी चीजें बताई हैं। वो वीडियो भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है। तो हमें ये सारी चीजें पहले से पता थी। हमने लोगों को जागरूक करने का, लोगों को समझाने का, सावधान रहने का पूरा हमने प्रयास किया, बताया लोगों को कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। वो लोगों ने बरती भी, लेकिन चुनाव आयोग ने शासन प्रशासन की मदद से इस सारी गड़बड़ घोटाला करके, और आखिर में जिस समय काउंटिंग हो रही है उस समय एक तरह से काउंटिंग को लगभग रोक सा दिया गया, इतना धीमा कर दिया गया, जिसके विषय में अगर आप देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपनी वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हर कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को, डीएम को आदेश दिया गया है कि जहां पर बीजेपी हारने की स्थिति में हो वहां पर काउंटिंग को धीमा कर दिया जाए, और बाद में उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, रोका जाए, वो सारी चीजें हुई हैं। और डिक्लेयर उसी तरह से किया गया, जबरदस्ती कई सीटों पर प्रशासन की तरफ से डिक्लेयर कराया गया है। यह सब चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ है। चुनाव आयोग को जो संवैधानिक दायित्व से निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हुआ है। जिस तरह के सारे रिजल्ट आए हैं, जमीनी सच्चाई से बिल्कुल दूर हैं। लेकिन जो भी सब परिणाम आए, अखिलेश यादव तो उसका पूरी तरीके से सम्मान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, उसकी मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो सारी चीजों को मैं जानता हूं, मैंने अपना मत बताया है, अपना मत दिया है। ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, ये उनका अपना विचार है। मेरा विचार बहुत स्पष्ट है, जो मैंने कहा है, जो सारी चीजें मैंने देखी हैं। क्यों? क्या मैं नहीं जानता क्या कहानी है, कैसे है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जमीन पर, और केवल मैंने नहीं, आपने क्या पूरा चुनाव कवर नहीं किया है? यहां से लेके वहां के आपने कवर नहीं किया, इतने मीडिया के साथी हैं उन्होंने कवर नहीं किया, इवन गोदी मीडिया ने भी जो कवर किया है उसने दिखाया नहीं, अलग बात है। उसकी आंखों के सामने की सच्चाई है कि जिस तरह की भीड़, जिस तरह के यूथ का जबरदस्त समर्थन और उनका जनसैलाब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की चुनावी सभाओं में देखा गया, जो जोश, जो जुनून, पागलपन की हद तक था, वो किसी से छुपा नहीं है। और वो निश्चित रूप से वोटों में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से सारी गड़बड़ी हो ही गई, जो सारी चीजें आपने बनारस में देखी क्या हाल हुआ,
बाकायदा ईवीएम कहीं भी स्ट्रांग रूम से किसी जगह मूव की जाती हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ढंग और तरीका है। वो सारी राजनीतिक पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें बता के उनकी जानकारी के बिना मूव नहीं होती हैं। जिस तरह से मूव हुई हैं और जिस तरह से बरेली में 200, इवन बीजेपी का नेता ही जिस तरह से एक वीडियो चल रही है उसमें जो बता रहा है वो कि 200 जो मशीनें हैं वो बरेली में बदली गई। ये एक नहीं है, ऐसी कितनी वीडियो हैं जो आप सबने देखी हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा स्पष्ट मत है कि जो जमीनी सच्चाई है, रिजल्ट चुनाव आयोग के माध्यम से उसके विपरीत दिखाए गए हैं, लाए गए हैं और भाजपा की सरकार बनाई गई है। लेकिन सर यही काफी कुछ एक्सपर्टों का भी ये मानना है कि अखिलेश यादव की जो हार के जो है कुछ मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और कई लाखों का जो है लोगों को रोजगार देने की जो बात कहे थे वो हवाबाजी मतलब साबित हो रही थी जनता के बीच में। और दूसरा ये कारण बताया जा रहा था कि गुंडागर्दी एक सबसे बड़ा मुख्य कारण थी, इसलिए जो है जनता ने नकार दिया है। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है। जो अखिलेश जी की जो योजनाएं थी बाकायदा आम जनता तक, नीचे तक सबको पहुंच रही थी। बाकायदा अखिलेश जी की मीटिंग के माध्यम से पहुंच रही थी, जिनका लाइव टेलीकास्ट होता था। इसके अलावा जो उनका अपना मीडिया शैल है उसके माध्यम से बाकी जो लोग जहां भी जो कैंडिडेट से वो प्रचार कर रहे थे, हम जैसे लोग थे, आप सबके माध्यम से वो सारी चीजें लगातार पहुंच रही थी। पब्लिक जान रही थी, पब्लिक इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी, जी अखिलेश जो कह रहे हैं उसको करेंगे। और उसी का नतीजा था जब ओल्ड पेंशन की बात की गई, अखिलेश जी ने कहा कि जब हम आएंगे सरकार में तो ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन जो है उसको लागू किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। जो रिटायर हो गए उनका भी और जो वर्तमान में है उनका भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। और 300 यूनिट बिजली फ्री का, किसानों को जो सिंचाई के लिए बिजली फ्री का, वो सारी चीजों का असर था, जमीनी असर था, वो लोगों तक पहुंची। रही गुंडागर्दी तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात यह है, हर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के लिए है कि जो आंकड़े आप अखिलेश जी के समय के बता रहे हैं और जो आंकड़े जो एनसीआरबी ने बाकायदा योगी शासन के विषय में बताए हैं अपराध के, उन आंकड़ों को देख लीजिए। उसमें 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई अपराधों में, चाहे वो कत्ल के मुकदमे हो, चाहे वो अपहरण के हो, चाहे वो बलात्कार के हो, चाहे डकैती के हो, किसी के भी। और वैसे भी जो नीति आयोग, वो तो केंद्र सरकार का ही है, नीति आयोग ने जो अभी जो डाटा दिया उस डाटा के मुकाबले डाटा से साफ पता लग रहा था कि 2017 में जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की थी, 2022 में चुनाव से पहले वो जीडीपी बहुत डाउन हो गई इस योगी सरकार में। और इसके अलावा जो 18 बड़े राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश सबसे नीचे 18वें नंबर पर था। ये नीति आयोग की रिपोर्ट। तो किस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? क्या जो गोरखपुर में जो पुलिस के इंस्पेक्टर ने वहां पर एक व्यापारी का कत्ल किया, उसको मारा पीटा, क्या उसे लोग भूल जाएंगे? और उसके बाद में एसएसपी डीएम जिस तरह से उसकी पत्नी से कह रहे थे कि मुकदमा नहीं करो, क्या मिलने वाला, क्या उसे भूल जाएगा? क्या हाथरस का कांड हो, क्या जो है सेंगर वाला कांड हो, और कितने कांड हैं, कौन उसे भूल जाएगा? अपराधों का क्या हाल था सबने देखा है। तो ये तो कारण क्या है, जो ईवीएम के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से जो सरकार बनाई गई है, गड़बड़ी की गई है, उसको ढकने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये इन चीजों की वजह से हार के वो कारण नहीं थे, ना है वो हार के कारण। लेकिन सर जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, पिछले 1 सालों के करीब देखने को मिला, किसान आंदोलन चला और पश्चिमांचल में जिस तरीके से उसका जो है असर देखने को भी मिला, लेकिन गठबंधन से कुछ खास नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं। और अगर नतीजे भी आते तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा केंद्र रहा और उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र बन जाती है और उसमें से भी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर लिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं लखीमपुर खीरी की ही बात करता हूं, आपको दो बताता हूं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं समझता हूं हर किसी को समझ में आ जानी चाहिए। पहला करते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में माननीय अखिलेश यादव जी की जो सभा हुई, जो चुनावी सभा हुई, ऐसी सभा वहां पे पहले कभी नहीं हुई। इतनी जबरदस्त भीड़ थी। और ठीक उसी समय, शायद एक दिन पहले हुई या एक दिन बाद में हुई, गोला में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो मीटिंग हुई वो बहुत छोटे से एरिया में और सीटें उसमें खाली पड़ी। सारा सोशल मीडिया पे पड़ा है, सब कुछ आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो सबूत है ये। दूसरी बात, आप यहां आ जाइए, जो गठबंधन में माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की जो सभा है मेरठ में दबथुआ में हुई,
उस दबथुआ में जो मीटिंग हुई, सारा मीडिया सब कह रहे हैं, आप सब लोग कह रहे हैं कि ऐसी मीटिंग हमने देखी नहीं, इतनी जबरदस्त मीटिंग थी। और आपको एक और मीटिंग का जो है नजारा आपको दिखाता हूं। आपने माननीय अखिलेश यादव जी की जो झांसी में, बुंदेलखंड के इलाके में जो झांसी में मीटिंग हुई, मैं अपने आप से कहता हूं कि मैंने ऐसी चुनावी सभा देखी नहीं जहां तक नजर जा रही आदमी वो जनसैलाब उस बुंदेलखंड में 19 में से 18 की 18 सीटें बीजेपी के पास चली गई। यह संभव हो सकता है? नहीं है यह संभव। ये रिजल्ट चुनावी जो जमीनी हकीकत है उससे दूर हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं। ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है कि भाजपा की सरकार बनवा दी गई है, जमीनी सच्चाई से कहीं दूर है। सब जानते हैं इस बात को। अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में इतना बहुमत है, इतने लोग अगर आपके पास में हैं, तो आप एक बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। आपको डर किस बात का है? बार बार ये सवाल मैं लोगों से करता हूं। लोगों को जानना चाहिए, जो पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का जबरदस्त तरीके से विरोध करती थी, ईवीएम पर घने सारे सवाल उठाती थी, जिस पार्टी के एक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव आयोग को पार्टी बना के पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर निर्णय देते हुए कहा, उसके पैरा 27 में, कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। यह मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को मान रहा है तो दूसरे की, किसी के कहने की जरूरत रह नहीं जाती है। उस सब के बावजूद, और इसके अलावा उनके एक और एमपी जीवीएल नरसिम्हा जी ने 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। पूरी की पूरी किताब ईवीएम पे लिखी है और दुनिया भर के उदाहरण दिए हैं। और जर्मनी का एक उसमें उदाहरण है कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया ईवीएम पे कि ईवीएम से पता नहीं लगती कि वोट हमने दी है, वोट हमारी पड़ी भी है, नहीं पड़ी, किसको गई है। सिर्फ एक व्यक्ति के सवाल उठाने पर जर्मन की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बंद कर दिया। तो वो पार्टी, इवन हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए, और आज वही पार्टी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं कराना चाहती, ईवीएम को लागू करना चाहती है। मैं तो कह रहा हूं ना, आप निष्पक्ष चुनाव कराइए, पता लग जाएगी जमीनी सच्चाई क्या है। चलिए, तो सर एक सवाल अब यहाँ पे ये भी उठ जाता है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो सपा पार्टी का दामन थाम रहे थे, और काफी अच्छी संख्या में लोगों ने जो है, काफी अच्छे बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जो है लहर देखते हुए सपा पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन वो भी धाराशायी हो गए, करारी हार ही मतलब देखने को मिले। उसके पीछे क्या ये सारा का सारा एक खेल है। देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, बीजेपी का टेबल वर्क बहुत शानदार होता है। उसे कहां कहां कैसे कैसे सारी चीजों को करना है, वो सब कुछ, सब नहीं आप भैया, सब कुछ जो हो रहा है मुमकिन ही दिखाई दे रहा जो कुछ हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी को देश के लोगों की इतनी सपोर्ट है, जिनका बड़ा गुणगान किया जाता है, एक बार वो पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती है? एक बार वो पार्टी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। यह भी इसी देश में होता है कि भारत के चुनाव आयोग को पीएमओ से आदेश दिया जाता है, वहां से उन्हें बुलाया जाता है, और पूरा का पूरा चुनाव आयोग मिलकर, तीनों के तीनों चुनाव आयोग तो मिलकर पीएमओ में जाते हैं। आपका क्या लेना देना है? आप एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, न केवल ये होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, और जो चुनाव आयोग है उसका पूरा आचरण भी उस तरह से दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? और गुजरात की पुलिस बुलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीच के सारे राज्यों को छोड़ के हरियाणा छोड़ दिया, मध्य प्रदेश छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ दिया, बिहार छोड़ दिया, अरे जो आसपास के हैं उन्हीं को बुला लेते। पीएससी ही भतेरी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी को बुला लेते। फिर आपके पास में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली में फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आपके पास कितनी एजेंसीज हैं, आप उनका इस्तेमाल करते। लेकिन नहीं, आप गुजरात पुलिस बुला रहे हैं, और गुजरात पुलिस का सिपाही, उसका पूरा चरित्र समझ में आ जाता है। जो बुलाया गया वो गुजरात पुलिस का सिपाही कहता है कि आएगा तो योगी ही, और पहले इस बात को मना किया जाता, बाद में सारी सच्चाई जब सब सामने आ गई उसको हटा दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इलेक्शन पूरा का पूरा मैनेज किया गया, किस तरह से मैनिपुलेशन की गई है, सब समझ में आ रही है।